साथ बदलते भारत की शान। गांव किसान के सह प्रायोजक है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में जानकारी देते हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के सेगमेंट में हम आपको जानकारी देने वाले हैं पॉली हाउस में खेती के बारे में। पॉली हाउस में खेती आप आसानी से कर सकते हैं। इससे आप मौसम की मार से तो बच सकते हैं, साथ ही रोगों और कीटों के प्रकोप से भी फसल को बचाया जा सकता है। किस तरह से आप कर सकते हैं पॉली हाउस में खेती और इसमें लगभग कितनी लागत आती है, आइए तमाम जानकारियां दें आपको कार्यक्रम के पहले सेगमेंट में। पॉली हाउस में खेती एक ऐसी प्रणाली है जिसमें बेमौसम की सब्जियां कम से कम नुकसान पर उगाई जा सकती हैं। ये एक तरह की संरक्षित प्रणाली है। इससे तैयार होने वाली उपज से किसानों को अच्छा मुनाफा भी मिलता है। पॉली हाउस में खेती करने के लिए पहले वातावरण को अनुकूल बनाया जाता है और इसके बाद सब्जी की फसल उगाई जाती है। पॉली हाउस में सब्जियों की खेती करके किसान खुले में खेती के दौरान सामने आने वाली चुनौतियों से निजात पा सकते हैं। पॉली हाउस एक संरक्षित व फ्रेम युक्त संरचना होती है जो कम सघनता वाले पॉलिथीन या पारदर्शी प्लास्टिक फिल्म और कीट रोधी नेट से ढके होते हैं। इसके अंदर फसलों को नियंत्रित वातावरण में उगाया जा सकता है। पॉली हाउस में अच्छा मुनाफा मिले, इसके लिए जरूरी है कि किसान उन फसलों का चयन करे जिनका बाजार मूल्य हमेशा अच्छा मिलता है और साल भर इनकी मांग भी बनी रहती है। हालांकि पॉली हाउस को बनाने में आने वाली शुरुआती खर्च थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन एक बार इनको तैयार करने के बाद अगले कई साल तक इससे मुनाफा लिया जा सकता है। वहीं खुले खेतों की तुलना में पॉली हाउस से होने वाले 4 गुना उत्पादन से इस खर्च की जल्दी ही भरपाई की जा सकती है। इसके अलावा सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी से राह आसान हो जाती है। अगर बात करें पॉली हाउस के प्रकारों की, तो हर किसान उपलब्ध स्थान और संसाधन के हिसाब से पॉली हाउस बना सकते हैं। वैसे इनके आकार के अनुसार ये 3 प्रकार के होते हैं: पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, नालीदार टनल। पॉली हाउस के अंदर लगे रक्षात्मक उपकरणों के माध्यम से इसके अंदर का ताप, आर्द्रता और प्रकाश को नियंत्रित कर दूसरे मौसम की फसलों को उगाने के हिसाब से बनाया जाता है। पॉली हाउस में एक साल में 3 से 4 फसलें ली जा सकती हैं। संरक्षित वातावरण में रोग और कीट लगने की आशंका भी कम होती है। साथ ही विपरीत मौसम जैसे पाला, कोहरा, ओला, बारिश, ठंडी या गर्म हवाओं से फसलों का बचाव किया जा सकता है। इसके अलावा पॉली हाउस में खेती से पॉली हाउस में एक वर्ष में 3 से 4 फसलें ली जा सकती हैं। फसलों में रोग और कीट लगने की आशंका भी कम होती है। विपरीत मौसम का फसलों पर नहीं पड़ता प्रभाव, फसल की गुणवत्ता अच्छी मिलती है। इस तरह से तैयार फसलों का बाजार मूल्य भी अच्छा मिलता है। साथ ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी अच्छी बनी रहती है। पॉली हाउस या संरक्षित खेती से साल भर भरपूर पैदावार ली जा सकती है। इस विधि से 5 से 10 गुना ज्यादा सब्जियों व फलों की पैदावार मिलती है। इस तरह की तकनीक पूरी तरह से जैविक खेती पर आधारित होती है, जो रसायनों से मुक्त होती है। रसायन मुक्त उपज का किसानों को दाम भी अच्छा मिलता है, जिससे आय में इजाफा होता है। मुनाफा अच्छा मिलता रहे, इसके लिए किसान वही फसलें लगाएं जो कम समय में तैयार हो जाएं।
कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के हमारा पशुधन सेगमेंट में हम आपको जानकारी देने वाले हैं गौपालन के बारे में। अगर आप करना चाहते हैं गौपालन तो कौन कौन सी ऐसी मुख्य सावधानियां हैं जिनको बरतने की आवश्यकता है, साथ ही साथ कौन कौन सी ऐसी खास बातें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए गौपालन के दौरान, तमाम बातें जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। दूध उत्पादन के लिए ज्यादातर किसान भैंस पालन को पसंद करते हैं, लेकिन बेहतर प्रबंधन किया जाए तो गाय की देसी नस्लों से भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। गायों से दूध उत्पादन तो होता ही है, साथ ही इनके गोबर और गोमूत्र से जैविक खाद भी तैयार की जाती है। इस समय हमारे देश में गायों की संख्या 14,51,20,000 है। ये आंकड़े बतलाते हैं कि किसान गाय पालन में रुचि ले रहे हैं। अन्य पशुओं की तुलना में गाय पालन बेहद सरल है, क्योंकि खेती के साथ पशुपालन करने वाले किसान फसल अवशेषों को पशु चारे के रूप में इस्तेमाल कर कम संसाधन में अधिक फायदा ले सकते हैं। गौपालन के लिए स्थान विशेष की जलवायु के हिसाब से गाय की नस्ल का चुनाव करना चाहिए। अगर गाय की नस्ल अच्छी होगी तो दूध उत्पादन भी उतना अच्छा होगा। हमारे देश में पाई जाने वाली उन्नत नस्लें गिर, साहीवाल, थापरकर, हरियाणवी, राठी, कांकरेज, देवनी, नागौरी, निमाड़ी, सिरी, मेवाती। अच्छी नस्ल के साथ ही पशु के आहार पर भी खास ध्यान देना चाहिए। पशु का आहार दूध की उत्पादकता और पशु के स्वास्थ्य पर अहम भूमिका निभाता है। पशु के शरीर की देखभाल के लिए गाय के लिए 1.5 किलो प्रतिदिन व दूध देने वाली गाय को प्रत्येक 2.5 लीटर दूध के पीछे 1 किलो दाना देना चाहिए। 6 महीने के ऊपर की गाभिन गाय को 1 से 1.5 किलो दाना प्रतिदिन अतिरिक्त देना चाहिए। पशु दाना बनाते समय इसमें खली, मोटे अनाज, अनाजों के बाय प्रोडक्ट, खनिज लवण मिलाने चाहिए। इसके अलावा करीब 10 किलो हरा चारा, साथ ही साफ पानी दिन में कम से कम 3 बार जरूर पिलाना चाहिए। मौसम में होने वाले बदलाव का उत्पादन और पशु के स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ता है, इसीलिए पशुओं को सर्दी से बचाव के लिए इन बातों का ध्यान रखें। पशुओं को सीधे ठंडी हवा के प्रकोप से बचाना चाहिए। आवास के द्वार व खिड़कियों पर बोरे पट्टी लटका देने चाहिए। टिन शेड से निर्मित पशु आवास को घास फूस के छप्पर से चारों ओर से ढक देना चाहिए। यदि फर्श पक्का हो तो चारा, बाजरे की तूतड़ें, धान की पराली, गन्ने की सूखी पत्ती फैला दें। फर्श कच्चा होने पर समय समय पर ऊपर की मिट्टी हटाकर खेत की सूखी मिट्टी डालें। पशुओं को बोरे या झूल से ढकें। पशुओं के आसपास अजवाइन का धुआं करें। पशु आहार में दलिया व गुड़ शामिल करें। गाय पालन वैसे तो भारत में कम मुनाफे का व्यवसाय माना जाता है, लेकिन सही देखभाल और जानकारी लेकर इससे कई गुना मुनाफा कमाया जा सकता है। अब ये गायें, अब ये भी कोई चारा खा रही है, कुछ भी खा रही है, तो उसका हजम होना बहुत जरूरी है। और उसके क्या होगा, जब वो ओपन फार्मिंग के अंदर रहेगी, खुले में घूमेगी, अपनी मर्जी से इधर रहेगी, खेल लेगी भी, मस्ती करेगी, हमारा भी मन होता है मस्ती करने का, घूमने का।
तो उसमें एक प्लस पॉइंट होता है कि इनकी जो ब्लड जो है ना उसका सर्कुलेशन बना रहता है, उससे इनका डाइजेशन प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ओके रहता है। दूसरी चीज़ें और क्या होती है कि इनके जो खुर होते हैं खुर बढ़ जाते हैं। जब गाय एक जगह पे बंधी रहती है तो उसके जो है खुर काफ़ी लंबे लंबे हो जाते हैं। जैसे हमारे नाखून हैं, उसको गाय के नाखून हम कह सकते हैं, हमारे नाखून बढ़ जाते हैं, हमें काटने पड़ते हैं। अगर हम गाय को ओपन फार्मिंग में रखें तो उसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं आती। फिर वो इक्का दुक्की गाय में आती है, वो उसकी जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम हो, जैसे उसके खानदान में किसी की खुर बढ़ रहे तो जल्दी बढ़ता है ना। आसानी से मैंने अब तक जो अनुभव किया है 1 या 2 गायें हैं जिनको ये प्रॉब्लम हुई ना, अदरवाइज आज तक हमें किसी के खुर कटवाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये और एक प्लस पॉइंट होता है। तो अभी आपने गौपालन से संबंधित ली कुछ खास जानकारियां। अब आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। मार्च माह का पशुपालक कैलेंडर 2021। मार्च में ध्यान देने वाली बातें। आने वाले समय में पशुओं में गर्भ संबंधी एवं अन्य रोगों की समस्या होने पर तुरंत चिकित्सीय परामर्श लेना चाहिए। यदि दूध उत्पादन में कमी हो रही हो तो पशुओं के पोषण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही पशु चिकित्सक के परामर्श अनुसार आवश्यक जांच यथा दूध, पेशाब, खून जांच इत्यादि करवाना चाहिए। पशुओं को उनकी शारीरिक अवस्था एवं आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा में खनिज मिश्रण 30 से 50 ग्राम प्रतिदिन देना चाहिए। इस माह में पशुओं को खुरपका, मुंहपका, FMD, एंथ्रेक्स, रेबीज एवं अन्य रोगों के विरुद्ध टीकाकरण अगर नहीं हुआ है तो टीकाकरण अवश्य कराएं। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर कामयाब किसान की कामयाबी की कहानी। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, आज आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे कामयाब किसान से जिन्होंने दिन दुगनी रात चौगनी करके आज ये मुकाम हासिल किया है और दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। तो आइए देखते हैं हमारे आज के कामयाब किसान की कामयाबी की कहानी। असम एक खूबसूरत राज्य है। प्रकृति की गोद में बसे इस राज्य की राजधानी है गुवाहाटी। गुवाहाटी से करीब 2 घंटे की दूरी पर है जिला मोरीगांव। इसी में रहते हैं किसान हिरेन शर्मा। खेती और पशुपालन में अपना परचम लहरा रहे हिरेन का पहले इससे कोई नाता न था, लेकिन इस समय हिरेन खुद तो संबल हो ही रहे हैं, साथ ही गांव के बाकी किसानों को भी राह दिखा रहे हैं। स्नातक की पढ़ाई करने के बाद हिरेन परिवार की जिम्मेदारियां निभाने नौकरी की तलाश करने लगे। उनकी तलाश खत्म हुई और हिरेन को एयरफोर्स में नौकरी मिल गई। नौकरी से गुजर बसर चलने लगी, लेकिन किन्हीं कारणों से नौकरी छोड़नी पड़ी। इसके बाद हिरेन खुद का व्यवसाय करने का विचार बनाने लगे और एक फार्म खोला। इसके पहले हिरेन ने प्रशिक्षण लिया। वे बताते हैं कि प्रशिक्षण में हर छोटी लेकिन जरूरी बातों को सिखाया जाता है और ये छोटी छोटी बातें ही सफलता के द्वार खोलती हैं। हिरेन ने मुर्गी पालन, सूकर पालन भी किया, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के बाद सूकर पालन का काम छोड़ना पड़ा। इसके बाद हिरेन ने गौ पालन शुरू किया।
पशुपालन के साथ हिरेन मौसम के हिसाब से अलग अलग खेती भी करते रहते हैं। इतना ही नहीं, हिरेन खुद के तालाब में मछली पालन भी कर रहे हैं। उस समय थोड़ा दुख भी हुआ क्योंकि 2 नौकरी मेरे हाथ से निकल गई थी। उसी समय मैंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के इरादे से एक फार्म खोलने के बारे में सोचा और उसी समय मुझे नीलोत्पल कार्तिकी सर भी मिल गए। उन्होंने वेटरिनरी डिपार्टमेंट की तरफ से मेरे लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की। वहाँ पर हर चीजों का प्रशिक्षण दिया जाता था, गोबर उठाने से लेकर घास काटने तक का। इस काम को लेकर मेरे अंदर एक उत्साह बढ़ने लगा था। मुझे ये काम अच्छा लगने लगा था। फिर मैंने अपना पूरा ध्यान इस काम पर लगा दिया। अभी मैं मुख्य रूप से गौपालन से जुड़ा हुआ हूँ। उससे पहले एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर के अंतर्गत मुर्गी पालन करता था और सुअर पालन भी करता था, पर अभी पूरी तरह से मैं गोपालन करता हूँ। इसके अलावा मैं खेती भी करता हूँ। धान, सरसों इत्यादि सीजन के हिसाब से अलग अलग तरह की खेती करता हूँ। मेरे पास एक बड़ा सा तालाब भी है, उसमें मैं मछली पालन भी करता हूँ। ये सब काम करके मुझे बेहद खुशी मिलती है। मैंने भले ही कई नौकरी छोड़ी, पर जिस तरह की खुशी इस काम को करके मुझे मिलती है वो पहले ना थी। पहले खासकर जब मुर्गी और सुअर पालन करने का फैसला किया तो मुझे बहुत विरोध का सामना करना पड़ा था। समाज के कुछ नियम थे और मैं जाति का ब्राह्मण हूँ। बहुत असुविधा का सामना करने के बावजूद मैंने मुर्गी पालन और सुअर पालन किया। कुछ दिनों के बाद मैंने सुअर पालन का काम छोड़ दिया और सिर्फ मुर्गी पालन ही करने लगा। पर हाल ही में मेरी बेटी की शादी के समय ये विरोध बहुत ज्यादा बढ़ गया और मैंने मुर्गी पालन का काम भी छोड़ दिया। अब मैं सिर्फ गौ पालन का काम ही करता हूँ, साथ ही खेती करता हूँ और मछली पालन का काम भी करता हूँ। इन सब से मेरी अच्छी आमदनी हो जाती है। अपनी मेहनत से हिरेन ने हर संभव प्रयास कर सफलता पाई। आज उनकी सफलता की गाड़ी रफ्तार पकड़ चुकी है, लेकिन इस दौरान हिरेन ने मुर्गी पालन का काम बंद कर दिया और पूरी तरह से गौपालन पर फोकस करने लगे। उनके इस काम में उनके परिवार का हर सदस्य सहायता करता है। एक समय था जब उनके पास व्यवसाय शुरू करने के लिए पर्याप्त पूंजी न थी, लेकिन नाबार्ड से सहायता मिलने के बाद पूंजी की व्यवस्था भी हो गई और आज उनका ये व्यवसाय उनकी आर्थिक समृद्धि का सबसे बड़ा कारण है। हिरेन बताते हैं कि शुरुआत में गौपालन में उन्हें पशु हानि भी झेलनी पड़ी, जिसकी वजह जानकारी का अभाव था। इसके लिए हिरेन ने पशुपालन विभाग से सहायता ली और जानकारी मिलने के बाद हिरेन अब साफ सफाई और पशु के आहार पर विशेष ध्यान देते हैं। इन सावधानियों का ही नतीजा है जो उन्हें प्रतिदिन दूध से 6,000 रुपए का मुनाफा होता है। हिरेन ने कुछ पशुपालकों के साथ मिलकर एक संगठन भी बनाया। इसमें दूध से बने उत्पाद और दूध का बेहतर दाम मिलता है। इसका सबसे ज्यादा फायदा छोटे पशुपालकों को मिलता है, जिसके वे हकदार हैं। पहले कम जानकारी होने की वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ। फिर धीरे धीरे जब जानकारी बढ़ने लगी तब मुझे अलग अलग गायों के बारे में मालूम पड़ने लगा। उनमें होने वाली अलग अलग बीमारी के बारे में मुझे मालूम पड़ा, जिसके लिए मैंने अलग अलग तरह के प्रशिक्षण लिया। लेकिन मुख्य बात थी साफ सफाई, इसलिए हम हर दिन सुबह 4 बजे दूध निकालते थे। फिर दाना डाल के हर एक गाय को हम नहला देते थे। इस सिस्टम को मैंने अपने फार्म में नियमित रूप से लागू कर दिया, जिससे मेरा नुकसान कम होने लगा और आमदनी बढ़ने लगी। हम जितना हो सके अपने फार्म में साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, फिर चाहे वो जगह की साफ सफाई हो या फिर पशुओं की। हिरेन के इन कार्यों की सराहना गांव के किसान तो करते ही हैं, साथ ही समय समय पर मार्गदर्शन भी लेते हैं। उनके इन सफल प्रयासों के लिए हिरेन शर्मा को ICAR की ओर से राज्य का श्रेष्ठ किसान और श्रेष्ठ गौपालक होने का सम्मान मिल चुका है। इसके अलावा हिरेन को कई बार सम्मानित किया जा चुका है।
अभी आपने देखा सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। उम्मीद करेंगे कि आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। तो आज के गांव किसान कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। गांव किसान के सह प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान